नाव दुर्घटना पार्ट 9। सवेरे ही चक्रवर्ती ने रमेश की खोज में कमला के बगल की कोठरी में प्रवेश किया। देखा कि रमेश तब भी पड़े हुए हैं। चक्रवर्ती को देख वह जल्दी उठ बैठा। इस कोठरी में रमेश को सोया देख चक्रवर्ती ने बीती रात की घटना के साथ मन ही मन बहुत कुछ समझ लिया। उन्होंने पूछा, शायद कल रात इसी कमरे में सोए रहे। रमेश ने इस प्रश्न के जवाब को नज़रअंदाज करते हुए कहा, यह कैसा दुर्योग्य आरंभ हुआ है। शायद कल रात आपको नींद नहीं आई। चक्रवर्ती ने कहा, रमेश बाबू, मैं देखने में नासमझ जैसा हूँ। मेरी बातचीत भी वैसी ही है। फिर भी इतनी उम्र में मुझे बहुत गहरी गहरी चिंताएं उठानी पड़ी है। उनमें कितनी ही की मीमांसा भी मैंने की है, किंतु आपको समझने में मुझे भी कठिनाई हो रही है। क्षण भर के लिए रमेश बाबू का मुंह लाल हो गया, मगर शीघ्र अपने को संभाल कर उसने हंसकर कहा, कठिनाई होना भी कोई अपराध है चाचा। तेलुगु भाषा का पहला पाठ भी दुरूह होता है, किंतु तेलुगु के बादल के आगे वह पानी की तरह सरल है। जिसको न समझे उसे चटपट दोष न दे बैठे, और जिस अक्षर को न समझे उस पर लगातार आंख गड़ाए रहने से ही आप समझ जाएंगे, ऐसी आशा न रखें। इस बारे रमेश बाबू ने नम्र स्वर में कहा, माफ़ कीजिएगा रमेश बाबू, मेरे लिए जिसके समझने का कोई अर्थ नहीं, उसे समझने की चेष्टा करना ही बेवकूफ़ी है। किंतु संसार में देव योग से ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनकी आंखों में आंख मिलते ही संबंध स्थापित हो जाता है। इसका साक्षी यह खड़ा हुआ कप्तान है। उससे पूछिए, बहू जी के साथ उसका जो आत्मीय संबंध है वह उसे अभी स्वीकार करना पड़ेगा। उसकी गर्दन पर चढ़कर स्वीकार कराऊंगा। न स्वीकार करे तो वह मुसलमान नहीं। इस हाल में बीच में तेलुगु भाषा के आ जाने से बड़ी कठिनाई में पड़ना पड़ेगा। केवल क्रोध करने से काम न चलेगा। रमेश बाबू, जरा मेरी बात विचार कर लीजिए। रमेश ने कहा, मैं समझकर देख रहा हूँ, इसी से तो क्रोध नहीं कर रहा हूँ, किंतु क्रोध करूँ या न करूँ, आप दुख पाए या न पाए, तेलुगु भाषा ही रहेगी। प्रकृति का ऐसा ही निष्ठुर नियम है। यह कह रमेश ने एक ठंडी सांस भरी। इस बीच रमेश विचार करने लगा कि गाजीपुर जाना उचित है या नहीं। पहले वह सोच रहा था कि अपरिचित स्थान में रहने के बदल वृद्ध के साथ परिचय में असुविधा भी है। कमला के साथ उसके संबंध की आलोचना और अनुसंधान विषय ही जाने, पर वह कमला के लिए बहुत भयानक हो उठेगा। इसलिए जहाँ सभी अपरिचित है, जहाँ पूछने वाला कोई नहीं, वहाँ ही रहना उचित है। गाजीपुर पहुँचने के एक दिन पहले रमेश ने चक्रवर्ती से कहा, चाचा, अपनी प्रैक्टिस के लिए मैं गाजीपुर को अनुकूल नहीं समझता। अभी मैंने काशी ही जाने का निश्चय किया है। रमेश की बातों में निसंशय का स्वर सुन बूढ़े ने हंसकर कहा, बार बार तरह तरह के निर्णय लेने को स्थिर होना नहीं कहते, यह तो अस्थिर करना है। जो हो, इस समय काशी जाना ही आपका आखिरी निश्चय है। रमेश ने संक्षेप में कहा, हाँ। वृद्ध बिना कोई उत्तर दिए चले गए और सामान बांधने लग गए। कमला ने आकर कहा, चाचा जी, क्या आज मुझसे आपका झगड़ा है? वृद्ध ने कहा, झगड़ा तो रोज दोनों समय होता है, किंतु मैं एक दिन भी तो जीत नहीं पाता। कमला ने कहा, आज आप सवेरे से ही भागे भागे फिरते हो। चक्रवर्ती महाशय ने कहा, तुम लोग तो बेटी मुझसे भी बढ़कर भागने की चेष्टा में हो और मुझे भागने का दोष देती हो। कमला बात न समझकर उनका चेहरा देखने लगी। वृद्ध ने कहा, क्या रमेश बाबू ने अभी तुमसे नहीं कहा तुम लोगों का काशी जाना निश्चित हुआ है? यह सुन कमला ने हाँ ना कुछ नहीं कहा। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने कहा, चाचा जी, तुमसे न बनेगा, लाओ तुम्हारा ट्रंक मैं सजा दूं। काशी जाने के संबंध में कमला की इस उदासीनता से चक्रवर्ती के दिल को एक गहरी चोट लगी। उन्होंने मन ही मन कहा, अच्छा ही हुआ, मेरी जैसी उम्र में यह नया जाल क्यों बिछे। इसी समय काशी जाने की सलाह करने के लिए रमेश कमला के पास आया। उसने कहा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। कमला चक्रवर्ती के कपड़े सजा रही थी। रमेश ने कहा, कमला, इस बार हम लोग गाजीपुर नहीं जा सकते। मैंने ठीक किया है कि काशी में जाकर ही प्रैक्टिस करूँगा। तुम्हारी क्या राय है?
कमला ने चक्रवर्ती के ट्रंक से बिना दृष्टि हटाए कहा, नहीं, मैं गाजीपुर ही जाऊंगी, मैंने सब सामान बांध लिया है। कमला के इस निर्बाध उत्तर से रमेश को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, क्या तुम अकेले ही जाओगी? कमला ने चक्रवर्ती के मुंह की ओर अपनी स्निग्ध दृष्टि उठाकर कहा, क्यों, वहाँ चाचा जी तो है ही। कमला की इस बात पर चक्रवर्ती ने संकुचित हो कहा, बेटी, अगर तुम चाचा के प्रति इतना पक्षपात दिखाओगी तो शायद रमेश बाबू मुझे कभी क्षमा न कर सकेंगे। इसके जवाब में कमला ने इतना ही कहा, मैं गाजीपुर जाऊंगी। कमला की आवाज़ से यह जाहिर न हुआ कि इसके बारे में उसे किसी से राय लेने की भी ज़रूरत है। रमेश ने कहा, चाचा, तब गाजीपुर ही ठीक है। आंधी बरसात के बाद उस रात साफ चांदनी खिली है। रमेश डेक के पास की कुर्सी पर बैठ सोचने लगा, इस तरह काम न चलेगा। धीरे धीरे विद्रोही कमला के कारण जीवन की समस्या बहुत भारी हो जाएगी। इस तरह पास में रहकर दूरत्व की रक्षा करना कठिन है। कमला ही मेरी स्त्री है, मैंने तो उसे स्त्री समझकर ही ग्रहण किया था। मंत्र पाठ नहीं हुआ तो इसमें संकोच की कौन सी बात है। यमराज ने उस दिन कमला को स्त्री के रूप में मेरे हवाले कर उस निर्जन बालू के तट पर स्वयं गठबंधन कर दिया है। उनसे बड़ा पुरोहित इस संसार में कौन होगा। हेमलिनी और रमेश के बीच एक युद्ध क्षेत्र तैयार है। बाधा, अपमान, अविश्वास दूर कर यदि रमेश विजयी हो जाएगा तभी वह सिर ऊंचा कर हेमलिनी के सामने खड़ा हो सकेगा। उस युद्ध की याद आने पर उसे डर लगता है, जीतने की कोई आशा नहीं रह जाती। तब कैसे प्रमाणित करूं? प्रमाणित करने से, सब लोगों के सामने सब बातें खोलने से बहुत ही घृणित और कमला के लिए तो ऐसी गहरी चोट होगी कि उसकी कल्पना करना भी कठिन है। इसलिए दुर्बलों की तरह अधिक सोच विचार न कर कमला को पत्नी मान लेने में ही सब और से भलाई है। हेमलिनी तो रमेश से घृणा करती है, यह घृणा ही उसे उपयुक्त सत्रपात को मन अर्पण करने के लिए कारगर सिद्ध होगी। यह सोचकर रमेश ने एक ठंडी सांस ले उधर की आशा की। रमेश ने प्यार से उमेश से पूछा, क्यों रे, तू कहाँ चल रहा है? उमेश ने उत्तर दिया, मैं माजी के साथ जाऊंगा। रमेश ने कहा, मैंने तो तेरे लिए काशी तक का टिकट दिला दिया है, यह तो गाजीपुर घाट है, हम लोग काशी न जाएंगे। उमेश ने कहा, मैं भी न जाऊंगा। रमेश को यह आशा नहीं थी कि उमेश उसके लिए चिरस्थायी बंदोबस्त में आ जाएगा, किंतु लड़के की अटल दृढ़ता देख रमेश कुछ स्तंभित सा हुआ। उसने कमला से पूछा, कमला, क्या उमेश को भी ले चलना होगा? कमला ने कहा, नहीं तो वह कहाँ जाएगा? रमेश ने जैसे उसे याद दिलाया, तुम शायद भूल गई कि काशी में उसके संबंधी है। कमला ने कहा, मालूम है, मगर इसने हमारे ही साथ चलने को कहा है। देख उमेश, तू चाचा जी के साथ साथ रहना, नहीं तो विदेश में भीड़ के कारण कहीं गुम हो जाएगा। किस देश में जाना होगा और किसे साथ में लेना होगा, इन सब बातों के फैसले का भार कमला ने अपने ऊपर ले लिया। रमेश की इच्छा और अनिच्छा का बंधन पहले कमला नम्र भाव से स्वीकार करती थी। एकाएक कई दिन से उसने उसे दूर कर दिया है। अब उसने अपने निर्णय को ही अंतिम निर्णय माना है, जिसमें रमेश का कोई दखल मानो उसे स्वीकार न हो। उमेश भी अपनी छोटी सी गठरी लेकर चला गया। इस बारे में और अधिक बातचीत नहीं हुई। शहर में अंग्रेजों के मोहल्ले के बीच एक स्थान में चाचा जी का एक छोटा सा बंगला था। उसके पीछे आम का बगीचा, सामने पक्का कुआं था। यह सब कुछ एक पक्की चारदीवारी से घिरा था। कुएं के पानी से सींचकर फला फूला गोभी और छीमी का खेत अपनी शोभा दे रहा था। पहले दिन कमला और रमेश इसी बंगले में जाकर रुके। चाचा समाज में प्रचार करते हैं कि उनकी स्त्री हरिभाविनी का शरीर बहुत कमज़ोर है, किंतु उनकी कमजोरी का कोई बाहरी लक्षण दिखाई नहीं देता। उनकी उम्र कम नहीं, किंतु चेहरे पर कड़ुआहट और सामर्थ्य है। सामने के कुछ बाल पक गए हैं, किंतु कच्चे का हिस्सा ही अधिक है। उन्हें बुढ़ापे की केवल डिग्री मिली है, किंतु दखल अब तक नहीं मिला। असल बात यह है कि जब दोनों जवान थे तब हरिभाविनी को मलेरिया ने बड़े जोरों से ग्रसा। वायु परिवर्तन के सिवा
और कोई उपाय न देख चक्रवर्ती गाजीपुर स्कूल में मास्टरी करते हुए यही टिक गए। मेहमानों को बाहरी बैठक में बैठाकर चक्रवर्ती चाचा ने जनानखाने में प्रवेश कर आवाज़ दी, सेज बहू। उस समय सेज बहू आंगन में रामकली से गेहूं छटवा रही थी और छोटे छोटे तरह तरह के बर्तन और हांडी में कई प्रकार के अचारों को धूप में रख रही थी। वहां पहुंचते ही चक्रवर्ती ने कहा, शायद अब ठंडक पड़ रही है, शरीर पर कोई रैपर ओढ़ लिया होता। हरिभाविनी ने तुनक कर कहा, तुम्हारी सब बातें निराली ही होती है, अभी ठंडक है कहाँ, धूप में पीठ सेक रही हूँ। चक्रवर्ती ने विरोध किया, यह ठीक नहीं, छाया में कुछ पैसे तो लगते नहीं। हरिभाविनी ने बात समाप्त करने की गर्ज से कहा, अच्छा देखा जाएगा। फिर पूछा, तुमने आने में इतनी देर क्यों की? बहुतेरे कारण है, चक्रवर्ती महाशय ने कहा। फिर बताया, इस समय घर में मेहमान मौजूद है, उनकी खातिरदारी का बंदोबस्त करना होगा। यह कहकर चक्रवर्ती ने आने वालों का परिचय दिया। चक्रवर्ती महाशय के यहाँ इस प्रकार मेहमानों का आना जाना होता ही रहता है, किंतु स्त्री सहित मेहमान के लिए हरिभाविनी उतनी मुस्तैद नहीं दिखती थी। उन्होंने कहा, हे राम, तुम्हारे यहाँ जगह कहाँ है? चक्रवर्ती ने कहा, पहले परिचय तो करो, इसके बाद घर की बात पीछे होती रहेगी। मेरी सेल कहाँ है? हरिभाविनी ने बताया, वह अपनी लड़की को नहला रही है। चक्रवर्ती चटपट कमला को भीतर बुला लाए। कमला हरिभाविनी को प्रणाम कर खड़ी हो गई। हरिभाविनी ने अपने दाहिने हाथ से कमला की थोड़ी छूकर चूम लिया और अपने पति से कहा, देखो, इसका चेहरा बहुत कुछ हमारे विधु जैसा है। विधु इनकी बड़ी लड़की है, कानपुर में अपने पति के घर रहती है। चक्रवर्ती मन ही मन हंसे। वे जानते थे कमला के साथ विधु का कोई मेल नहीं खाता, किंतु हरिभाविनी रूप और गुण में बाहरी लड़कियों की जीत कभी स्वीकार नहीं कर सकती। शैलजा उनके घर में ही रहती है, इससे प्रत्यक्ष तुलना करने से हार न खाना पड़े, इसलिए जो मौजूद नहीं उससे तुलना कर हरिभाविनी विजय पताका की अधिकारिणी बन गई। हरिभाविनी, बहुत अच्छा हुआ ये लोग आ गए, किंतु अभी तो हमारे नए मकान की मरम्मत समाप्त नहीं हुई। यहाँ हम लोग ही किसी तरह ठुसे बैठे हैं, इन्हें कष्ट होगा। बाजार में चक्रवर्ती के एक छोटे मकान की मरम्मत हो रही है, सही, किंतु वह एक दुकान है, वहाँ रहने की कोई सुविधा नहीं। चक्रवर्ती ने इस झूठ का कोई प्रतिवाद न कर कुछ हंसकर कहा, बेटी, अगर कष्ट को हम कष्ट समझते तो यहाँ तुम्हें न ले आते। फिर अपनी पत्नी की ओर देखकर बोले, देखो भाई, तुम बाहर न खड़ी रहो, जाड़े की धूप बहुत खराब होती है। यह कहकर चक्रवर्ती रमेश के साथ बाहर चले गए। इसके बाद ही हरिभाविनी विस्तार के साथ कमला का परिचय लेने लगी। तुम्हारे पति शायद वकील है, कितना कमाते हैं? शायद अभी तक काम नहीं शुरू किया है, तो फिर खर्च कैसे चलता होगा? कुछ ससुर का धन होगा शायद। अच्छा, तो तुम्हें नहीं मालूम? हे राम, तुम कैसी लड़की हो, अपनी ससुराल का हाल तक नहीं जानती? क्या तुम इतना भी नहीं जानती कि गृहस्थी के खर्च के लिए तुम्हारे पति तुम्हें क्या देते हैं? तुम कोई छोटी नहीं हो। जब तुम्हारी सास नहीं है तो गृहस्थी का भार तो तुम्ही को उठाना चाहिए। मेरा दामाद तो जो कुछ कमाता है सब कुछ विधु के हाथ में रख देता है। इसी तरह की सुख दुख की बातों को पूछताछ करके तथा बहुत सी नेक सलाहें दे उन्होंने कमला को अपनी बना लिया। हरिभाविनी के प्रश्नों से कमला का भी मन संशय एवं भावना से भर उठा कि रमेश की पत्नी होकर भी वह उसके बारे में न के बराबर जानती है, तथा उधर रमेश के साथ अच्छी तरह किसी बात पर विचार करने की उसे फुर्सत ही नहीं मिली। उसे यह बड़ा विचित्र सा लगा। इतना ही नहीं, अपनी इस नादानी पर लज्जा भी अनुभव हुई। इसी समय शैलजा अपनी 2 साल की लड़की का हाथ पकड़े वहां आ पहुंची। शैलजा सांवली है, उसका मुंह छोटा सा है, मुट्ठी भर का शरीर है, दोनों आंखें चमकदार, ललाट चौड़ा है। चेहरे की ओर देखने से यह स्थिर बुद्धि और शांत भाव की जान पड़ती है। शैलजा की छोटी सी लड़की ने कमला के सामने खड़े हो उसे अच्छी तरह देखने के बाद कहा, मौसी। ऐसा नहीं था कि यह संबोधन उसने विधु के धोखे में कहा हो। दरअसल एक विशेष उम्र की कोई भी स्त्री जो उसे पसंद आ जाती थी
उसे वह मौसी कहकर ही बुलाती थी। कमला ने चटपट उसे गोद में उठा लिया। हरिभावनी ने शैलजा को कमला का परिचय देते हुए कहा, इनके पति वकील है, नई वकालत करने को बाहर निकले हैं। रास्ते में तुम्हारे पिता से उनकी जान पहचान हो गई, वे इन्हें गाजीपुर ले आए हैं। शैलजा ने कमला के चेहरे की ओर देखा, कमला ने भी शैलजा की ओर देखा। इस देखा देखी में ही दोनों क्षण भर में रागी बन गए। शैलजा ने कमला का हाथ पकड़कर कहा, चलो मेरे कमरे में चलो। थोड़ी ही देर में दोनों में बड़े मेल के साथ बातचीत शुरू हो गई। आंखों से देखने पर यह सहज ही नहीं जान पड़ता कि शैलजा से कमला की उम्र में फर्क है। शैलजा में कुछ छोटा मोटा संक्षिप्त भाव है, कमला ठीक उसके विपरीत है। लंबाई चौड़ाई और भावभंगी में वह अपनी उम्र का कुछ अंश बिता चुकी है। विवाह के बाद उसके सिर पर ससुराल का कोई दबाव न होने से अथवा और किसी कारण से वह देखते देखते बिना किसी संकोच के बढ़ गई थी। उसके चेहरे के भाव में एक प्रकार की स्वाधीनता का तेज था। उसके सामने जो कुछ आना है उसके बारे में कम से कम मन में ही सही, वह बिना प्रश्न किए शांत नहीं होती। चुप रहो, जो कहा जाता है वही किए चलो। बहू बेटियों की ऐसी जिद शोभा नहीं देती। इस प्रकार की बातें आज तक उसके सुनने में नहीं आई थी। इसी से वह सिर ऊंचा किए रहती है। उसकी सरलता में सबलता है। शैलजा की लड़की ने उन दोनों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की चेष्टा की, किंतु दोनों सखियों में जमकर बातें होने लगी। इस बातचीत में कमला अपनी दीनता सहज ही समझ गई। शैलजा को कहने के लिए बहुतेरी बातें हैं, किंतु कमला के कहने को कुछ नहीं। कमला के जीवन के चित्रपट में उसके दाम्पत्य का जो एक चित्र अंकित हुआ है, वह पेंसिल का एक धुंधला स्केच मात्र है और वह चित्र सब जगह से साफ नहीं है। उस पर आज तक कोई रंग चढ़ा ही नहीं। कमला को इतने दिनों तक इस अभाव को समझने का अवसर ही नहीं मिला। हृदय में उसने अभाव का अनुभव किया। कभी कभी विद्रोह का भाव भी उपस्थित हुआ, किंतु उसका कोई भाव उसके चेहरे पर प्रकट नहीं हुआ। शैलजा के पति विपिन गाजीपुर के अफीम ऑफिस में काम करते हैं। चक्रवर्ती की कुल 2 लड़कियां हैं। बड़ी लड़की ससुराल गई है। छोटी को प्राण के समान लाडली होने के कारण चक्रवर्ती ने एक घर जमाई ढूंढ लिया और साहबों से सिफारिश कर उसे वही नौकरी दिला दी। विपिन इन्हीं लोगों के घर रहता है। बातों बातों में अचानक सेल बोल उठी, तुम जरा बैठो, मैं अभी आती हूँ। कुछ ही देर में कारण बताती हुई हंसकर बोली, वह स्नान कर चुके हैं, अब खा पीकर ऑफिस जाएंगे। कमला ने सरल विस्मय के साथ पूछा, तुम कैसे जान गई कि वे स्नान कर चुके हैं? शैलजा ने कहा, दिल लगी ना करो, जैसे सब जानती है वैसे ही मैं भी जान गई। तुम अपने पति के कदमों की आवाज़ नहीं पहचानती? यह कह हंसकर कमला की ठोड़ी को जरा सा हिलाकर वह आंचल में बंधे चाबी के गुच्छे को पीठ पर फेंक लड़की को गोद में उठाकर चली गई। कमला आज तक यह समझ ही न सकी कि कदमों की आवाज़ की भाषा इतनी सहज है। वह चुपचाप बैठ खिड़की की ओर निगाह किए सोचने लगी। एक खुली जगह में गंगा के किनारे एक अलग मकान लेने की चेष्टा हो रही है। रमेश को गाजीपुर की अदालत में कायदे से वकालत करने के लिए कुछ चीज़ें लेने कलकत्ते जाना था, किंतु कलकत्ते जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती। कलकत्ते की एक खास गली का चित्र मन में आते ही रमेश के हृदय में हुक सी उठती है। अभी तक वह उसके जाल से बाहर नहीं निकला। दूसरी ओर शीघ्र ही कमला से पति पत्नी का भाव बनाए बिना भी काम नहीं चलता। इन्हीं सुविधाओं में कलकत्ते जाने का दिन टलता ही चला गया। कमला चक्रवर्ती के जनान खाने में ही रहती है। वह बंगला बहुत छोटा होने की वजह से रमेश को बाहरी घर में रहना पड़ता है। अब कमला के साथ मुलाकात होने का उतना मौका नहीं मिलता। इस लगातार विच्छेद के मामले में शैलजा कमला के आगे केवल दुख ही प्रकट किया करती थी। कमला ने कहा, तुम इतनी हाय हाय क्यों करती हो? ऐसी कौन सी भयानक दुर्घटना हो गई है? शैलजा कहती, धत यही तो बात है, तुम्हारा मन पत्थर की तरह कठोर है। इन सब बातों से मुझे छल न सकोगी। तुम्हारे मन में जो हो रहा है, क्या उसे मैं नहीं समझ सकती हूँ? कमला ने पूछा, अच्छा जी, सच कहना, अगर 2 दिन तक विपुन बाबू तुमसे मुलाकात ना करे तो क्या तब भी तुम इसी प्रकार? शैलजा ने गर्व के साथ कहा, उनकी मजाल क्या जो 2 दिन मुलाकात ना करे।
यह कहकर शैलजा विपिन बाबू की अधीरता का हाल कहने लगी। इसके बाद जब ऑफिस में जाना शुरू हुआ तब दोनों की वेदना और विपिन का कभी कभी ऑफिस से भागना, बहुत सी बातें हुई। इसके बाद एक बार ससुर के रोजगार के कारण कुछ दिन के लिए विपिन को पटना जाना पड़ा। तब शैलजा ने अपने पति से पूछा था, तुम पटना जाकर रह सकोगे? उस समय विपिन ने बड़े अभिमान के साथ कहा था, क्यों न रह सकूंगा, मज़े में रहूंगा। उसकी इस हिम्मत से शैलजा को अभिमान हुआ था। उसने कड़े दिल से प्रतिज्ञा की थी कि विदाई के समय किसी प्रकार का दुख प्रकट न करेगी, किंतु न जाने कैसे वह प्रतिज्ञा आँख के आंसू के साथ बह गई। दूसरे दिन जब जाने की सारी तैयारियां हो गई तब विपिन के माथे में दर्द के साथ ऐसी कौन सी बीमारी हुई कि उसका जाना रुक गया। इसके बाद डॉक्टर दवा दे गया। तब दवा की शीशी चुपके से नाली में लुढ़का, कैसे अपूर्व उपाय से बीमारी दूर की। यह सब कहते कहते कब कितना दिन निकल जाता इसका कोई ख्याल शैलजा को होता नहीं था। फिर भी ऐसे समय दूर या बाहर दरवाजे पर किसी के शब्द होने न होने पर भी शैलजा चौंक उठी थी। विपिन बाबू ऑफिस से आए या नहीं, यह जानने के लिए गपशप होते रहने पर भी शैलजा उत्कंठित हृदय से दरवाजे की ओर ही कान लगाए रहती थी। ऐसा नहीं कि कमला के आगे यह सब बातें बिल्कुल गुलर के फूल के समान थी। कुछ आभास उसे भी मिला है। पहले कई महीने रमेश के साथ प्रथम परिचय के रहस्य में उसके मन में मानो एक प्रकार की रागिनी बज उठती थी। इसके बाद स्कूल से छुटकारा पाकर कमला जब रमेश के पास आई तब भी कभी कभी ऐसी लहरें अपूर्व संगीत और अपूर्व नृत्य से उसके हृदय पर आघात करती थी, जिनका ठीक अर्थ वह आज शैलजा की बातों में समझ सकी। किंतु उसका यह सब छिपा छिपाया था, इसमें परवाह नहीं था, वह किसी परिणाम तक न पहुंच सकी। शैलजा और विपिन में जो एक प्रकार का आग्रह का खिंचाव है वह रमेश और उसमें कहाँ है। इधर कई दिन से इन लोगों की मुलाकात भी नहीं हो सकी। इससे उसके मन में और भी एक प्रकार की घबराहट उत्पन्न हुई। रमेश भी उससे मिलने के लिए बाहर बैठे बैठे तरह तरह के विचार किया करता रहता होगा, उसका उससे आभास तक नहीं था। इसी बीच जिस दिन रविवार पड़ा उस दिन शैलजा कुछ मुश्किल में पड़ गई। अपनी नई सखी को बहुत देर के लिए अकेली छोड़ने में उसे कुछ लज्जा अनुभव होने लगी। फिर भी छुट्टी का दिन बिल्कुल ही व्यर्थ जाए इतनी त्यागशीलता भी उसमें नहीं थी। इधर रमेश बाबू के साथ रहने पर भी कमला जब मिलने से वंचित रही तब छुट्टी का दिन अपने भाग्य का अभाग्य भोगने में उसे कुछ कष्ट जान पड़ा। ओह, शायद यदि किसी तरह रमेश से कमला की मुलाकात हो जाती। इन सब बातों में बड़े बूढ़ों की सलाह नहीं चलती, किंतु चक्रवर्ती सलाह के लिए आसरा देखने वाले नहीं। उन्होंने घर में कह दिया कि आज वे किसी विशेष काम से शहर के बाहर जा रहे हैं। रमेश को समझा गई कि आज कोई बाहरी आदमी उनके मकान में आने वाला नहीं है। वे सदर दरवाज़ा बंद किए जाते हैं। यह बात उन्होंने अपनी कन्या से भी कह दी। वे अच्छी तरह जानते थे कि किस किस बात का क्या अर्थ है। शैलजा समझ जाएगी। स्नान के बाद शैलजा ने कमला से कहा, आओ जी तुम्हारे बाल संवार दो। कमला ने इनकार किया, लेकिन उसके लाख मना करने पर भी उसने अपने मन की। इसके बाद वस्त्रों के बारे में दोनों में खूब बहस हुई। शैलजा उसे रंगीन साड़ी पहनाना चाहती थी, मगर कमला को उसके पहनने का कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा था। अंत में शैलजा को संतुष्ट करने के लिए उसे पहनना ही पड़ा। दोपहर में भोजन के बाद शैलजा अपने पति के कान में धीरे से कुछ कहकर थोड़ी देर के लिए छुट्टी ले आई। इसके बाद वह कमला को बाहर के कमरे में जाने के लिए तंग करने लगी। इससे पहले कमला रमेश के पास कितनी ही बार निसंकोच गई। इस बात के जानने का उसे कभी मौका ही नहीं मिला कि इसके बारे में समाज में कुछ लज्जा प्रकट करने का विधान है। परिचय के प्रारंभ में ही रमेश ने उसका संकोच तोड़ दिया था। निर्लज्जता के बहाने धिक्कार देने वाली कोई संगिनी भी नहीं थी, किंतु आज शैलजा का अनुरोध पालन करना उसके लिए कठिन जान पड़ा। पति के पास शैलजा जिस अधिकार से जाती है उसे वह समझ गई है। कमला उस अधिकार को जब समझती ही नहीं तब दीन भाव से आज वह रमेश के पास कैसे जा सकती है। कमला जब किसी तरह से राजी नहीं हुई तब शैल समझी कि शायद वह रमेश से नाराज है। नाराजगी की बात भी है। कई दिन बीत गए, किंतु रमेश ने किसी बहाने उससे मुलाकात की चेष्टा भी नहीं की। उस समय मकान की मालकिन भोजन के उपरांत घर का दरवाजा बंद कर सो रही थी। शैलजा ने विपिन के पास जाकर कहा, आज तुम रमेश बाबू को कमला के नाम से भीतर बुला लाओ। पिताजी कुछ न कहेंगे।
माँ को कुछ मालूम ही न होगा। उस समय रमेश बाहरी बैठक में बिस्तर पर चित लेट एक पैर के घुटने पर दूसरा पैर रख पत्रिका पढ़ रहा था। कोई कहानी समाप्त कर जब वह बेकाम विज्ञापनों की ओर ध्यान देने जा रहा था, उस समय विपिन को कमरे में आते देखकर प्रसन्न हो उठा। आइए विपिन बाबू आइए। विपिन ने बिना बैठे ही जरा माथा खुजलाते हुए कहा, आपको जरा वह भीतर बुला रही है। रमेश ने चौंक कर पूछा, कौन, कमला? हाँ। रमेश कुछ आश्चर्य में पड़ गया। रमेश ने पहले ही निश्चय कर लिया कि कमला को वह पत्नी के रूप में ही मानेगा, किंतु उसका दुविधा में पड़ा मन कई दिन से मौका पाकर विश्राम कर रहा है। कल्पना में कमला को गृहिणी के पद पर अभिषिक्त कर वह मन को भावी सुखों के धीरज से उत्तेजित भी कर चुका है, किंतु पहला प्रारंभ ही कठिन है। कुछ दिन से वह लगातार कमला से दूर दूर रहने का अभ्यस्त था। एकाएक एक दिन में वह कैसे उसे तोड़ दे, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। किसी से किराए का मकान लेने के लिए वह जल्दी नहीं कर रहा था। कमला का बुलाना सुनकर रमेश ने मन में सोचा कि अवश्य कोई विशेष प्रयोजन होगा। जरूरत की बुलाहट होने पर भी उसके मन में एक लहर पैदा हो गई। पत्रिका एक और रखकर जब वह विपिन के साथ भीतर गया, तब मधुर गुंजरित कार्तिक के आलस्ययुक्त दोपहर ने अभिसार का आभास देते हुए उसके चित्त को कुछ चंचल कर दिया। विपिन दूर से ही कमरा दिखाकर चला गया। कमला समझ रही थी कि शैलजा उसकी कोठरी से निकलकर विपिन के पास चली गई है, इसलिए वह खुले दरवाजे की चौखट पर बैठ सामने के बगीचे की ओर देख रही थी। शैलजा ने न जाने कैसे कमला के मन में और बाहर प्रेम का स्तर बांध दिया था। हल्की गर्म हवा से जैसे बाहरी वृक्ष मरमर शब्द से काँप रहे थे, वैसे ही कमला के हृदय के भीतर से रह रहकर एक गहरी सांस निकलकर व्यक्त वेदना से एक अपूर्व कंपाहट पैदा कर रही थी। ऐसे समय रमेश ने जब भीतर पहुंच पीछे से आवाज़ दी, कमला, तब वह चौंक कर खड़ी हो गई। उसके हृदय का खून तरंगे मारने लगा। जिस कमला ने इससे पहले कभी रमेश के आगे विशेष लज्जा अनुभव नहीं की, वह आज अच्छी तरह आंखें उठाकर देख भी न सकी। उसका चेहरा रक्तिम हो उठा। आज की सजावट और भाव आभास में रमेश ने कमला की नई मूर्ति देखी। एकाएक कमला के इस साज श्रृंगार ने उसे आश्चर्य में डाल दिया। उसने धीरे धीरे कमला के पास आकर क्षण भर खड़े रहने के बाद मीठे स्वर में कहा, कमला, तुमने मुझे बुलाया है? कमला चौंक कर अनावश्यक उत्तेजना के साथ बोल उठी, नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों बुलाने लगी? रमेश ने कहा, बुलाने में भी क्या दोष है कमला? कमला दूनी प्रबलता के साथ बोली, मगर मैंने बुलाया ही नहीं। रमेश ने कहा, अच्छी बात है, मैं तुम्हारे बिना बुलाए ही आया हूँ, इसलिए क्या अनादर करके लौटा दोगी? कमला ने घबरा कर कहा, तुम्हें यहाँ आया देखकर ये लोग नाराज़ होंगे, तुम जाओ, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। रमेश ने कमला का हाथ पकड़कर कहा, अच्छा, तुम मेरे कमरे में चलो, वहाँ बाहर का कोई आदमी नहीं है। कमला ने काँपकर शीघ्रता के साथ रमेश से हाथ छुड़ाया और बगल के कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। रमेश समझ गया कि यह सब घर की किसी स्त्री का काम है। यह समझ वह प्रसन्न चित्त बाहर अपने कमरे की ओर चला गया और पुनः पत्रिका उठाकर विज्ञापन देखकर अपना मन बहलाने लगा, किंतु मन न बहला। उसके हृदय के आकाश से रंग बिरंगे भाव के बादल उठ उठकर मंडराने लगी। शैल ने कमला के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी, किसी ने खोला नहीं। तब उसने दरवाजे की झिलमिली से हाथ डालकर सिटकनी खोल दी। देखा कि कमला जमीन पर पेट के बल लेटकर दोनों हाथों से मुंह ढांपकर रो रही है। यह देख शैलजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगी कि ऐसी कौन सी घटना हो गई जिससे कमला के हृदय में इतनी चोट पहुंची। वह चटपट उसके पास बैठ उसके कान के पास मुंह लगाकर मीठे स्वर में बोली, कमला, क्या हुआ, रोती क्यों हो? कमला ने कहा, तुम क्यों उन्हें बुला लाई? यह बहुत बेजा बात है। कमला के इस अकस्मात आवेग की प्रबलता को उसका और दूसरों का समझना कठिन है। किसी को यह खबर नहीं कि कितने दिन से गुप्त वेदना उसके हृदय में संचित है। कमला आज कल्पना के लोक में अधिकार कर बैठी थी। रमेश यदि सहज में ही उस लोक में पहुंच जाता तो सुख की ही बात होती, किंतु उसे बुलाकर सब खाक में मिला दिया गया।
कमला की छुट्टी के समय स्कूल में उसे कैद कर रखने की चेष्टा, स्टीमर में रमेश की उदासीनता, यह सभी उसके मन को मथने लगा। पास में आने से ही आना हो गया, यह बात नहीं, असल बात क्या है इसे गाजीपुर आने के बाद ही बहुत सहज वह साफ साफ समझ गई। किंतु सेल का इन सब बातों को समझना कठिन है। वह इसकी कल्पना भी नहीं कर सकी कि कमला और रमेश के बीच कौन सी बाधा हो सकती है। उसने बड़े प्यार से कमला के सिर को अपनी गोद में लेकर पूछा, अच्छा जी, रमेश बाबू ने क्या तुम्हें कोई कड़वी बात कह दी है? शायद वह उनको बुलाने गए थे, इससे नाराज हुए हो। तुमने बता क्यों नहीं दिया कि यह सब मेरी कार्रवाई है? कमला ने कहा, नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, किंतु तुमने उन्हें बुलाया क्यों? सेल ने दुखी होकर कहा, अच्छा कसूर हुआ, माफ़ करो। कमला ने चटपट उठ सेल का हाथ पकड़ कहा, जाओ तुम जाओ, नहीं तो बिपिन बाबू नाराज़ होंगे। बाहर अकेले कमरे में रमेश ने पत्रिका पर नाहक दृष्टि दौड़ाते दौड़ाते झल्लाकर उसे एक और फेंक दिया। इसके बाद बैठकर उसने आप ही आप से कहा, नहीं अब नहीं, कमला को अपनी पत्नी मानकर ग्रहण करने में जितना देर हो रही है उतना ही मैं गलत कर रहा हूँ। रमेश की कर्तव्य बुद्धि आज एकाएक जागकर सब दुविधा और संशय को एक सांस में लांघ गई।